मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो मैटर क्या होता है। मैटर यानी कि पदार्थ। तो इसकी जो डिफरेंट स्टेज हैं या अवस्थाएँ हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मैटर यानी कि द्रव्य। आप कहेंगे कि लिक्विड भी होता है द्रव्य। ए है द्रव्य। ए क्या है? द्रव्य। ओ होता है द्रवा। आप समझ गए होगी मैटर द्रव्य है और लिक्विड द्रव है। द्रव्य अपने चारों ओर यदि आप एक नज़र दौड़ाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग-अलग होती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप चारों तरफ जो भी देखते हैं, तो अलग-अलग प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिनका आकार भी अलग होता है, उनकी आकृति भी और उनकी बनावट है, वो सब अलग-अलग होती है। इस संसार में यानी इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है, उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया। उसे क्या नाम दिया? द्रव्य यानी कि पदार्थ नाम दिया। सभी वस्तुएं जैसे कि आप पत्थर देख सकते हैं, बादल देख सकते हैं, भोजन देख सकते हैं, तारे देख सकते हैं, पौधे देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप पानी की एक बूंद, रेत का एक कण भी कुछ न कुछ स्थान घेरता है। इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, इनकी वजन होता है। हम दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं कि द्रव्य वह है जिसमें भार हो, आयतन ग्रहण करे, भौतिक प्रतिरोध हो, जड़ता का गुण हो और ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसमें वजन हो, जो कुछ न कुछ जगह घेर सके, कुछ समय बाद नष्ट भी हो और स्थिरता का या गति का गुण हो और हमारे आँखों, कानों, नाकों द्वारा उसे अनुभव किया जा सके, तो वो द्रव्य कहलाता है। भारत के प्राचीन दार्शनिक थे, उसने पदार्थों को यानी कि जो द्रव्य है, उसे 5 मूल तत्वों में यानी पंच तत्वा वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश में बाँटा है। सबको ये जानता है कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो मेरा कहना है कि हर वस्तु 5 तत्वों से मिलकर ही बनी होती है, चाहे वो आपको आँखों से दिखाई देती है, चाहे वो कुछ भी हो। अब आप कहेंगे धूप भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है क्या? तो तर्क होते हैं। वायु भी तो एक तत्व है, पृथ्वी तो एक तत्व है, तो ये 5 तत्वों में आते हैं, लेकिन आप कहोगे पृथ्वी भी 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। पृथ्वी से मिलकर जो तत्व बनते हैं 5 तत्वों में, एक तत्व पृथ्वी आती है, एक वायु आती है, एक अग्नि आती है, एक जल आती है, एक आकाश आता है। ये जो 5 तत्व हैं, ये अलग-अलग तत्व हैं, ये इनसे मिलकर पदार्थ बनते हैं। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश मिलकर के जो चीज़ें हमें आँखों से दिखती हैं, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं और जो हमें ज्ञानेंद्रियों से अनुभव होती हैं, वो इन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। सभी वस्तुएँ चाहे सजीव हो या निर्जीव हों, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा। अब द्रव्य के लक्षण क्या होते हैं? द्रव्य बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य क्या है? तो बहुत छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते। इतने महीन कण होते, इतने छोटे कण होते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। दूसरा है कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसमें अंतराणविक स्थान भी कहते हैं। जैसे कण रखे होंगे तो इस तरीके से रखे होंगे कि इनके बीच क्या होगा? स्थान होगा, एक छोटा-सा स्थान ये है। तो कण इसे हम अंतराणविक स्थान कहते हैं। तीसरा है कि ये कण निरंतर क्या है कि गतिशील होते हैं। इनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से तापमान बढ़ने से कणों की जो गति है वो तेज हो जाती है, जिसके कारण कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इस पॉइंट का मतलब है कि कण जो निरंतर होते हैं वो गतिशील होते हैं। इनमें कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा होती है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ये जो कण होते हैं तेज गति से इधर-उधर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, मतलब गति करने लगते हैं, जिसके कारण कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट है कि ये एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। आकर्षण बल के कारण अंतराणविक बल भी इनमें पाया जाता है, एक साथ रखने के लिए जो उत्तरदायी है। जैसे कि आप बाल्टी किसी तत्व से मिलकर बनी होती है, तो इनमें यदि बाल्टी के जो छोटे-छोटे महीन कण हैं, जिनसे मिलकर बाल्टी बनी हुई है,
तो यदि वो इनमें आकर्षण का गुण है इसलिए ये चिपके हुए हैं और एक साथ ये बाल्टी बन गई है। अगर ये दूर-दूर जाते तो बाल्टी बिखर जाती और छोटे-छोटे कणों में बिखर जाती। जैसे-जैसे इनमें टेम्परेचर लगता है तो जैसे कुछ समय बाद ये क्या होती है कि क्षणभंगुर होने लगती है। तो चौथा है इस आकर्षण बल का जो शक्ति है प्रत्येक पदार्थ में अलग-अलग होती है। तो सही बात है कि आकर्षण बल होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में मध्यम होगा, किसी में बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आकर्षण बल अलग-अलग होता है। अब समझ लेते हैं हम द्रव्य के कण, पार्टिकल ऑफ मैटर। तो द्रव्य में मुख्यतः 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक तो होता है एटम यानी कि परमाणु। एटम एक ग्रीक एटोमॉस से लिया गया है। ग्रीक शब्द एटोमॉस से एटम शब्द को लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, यानी कि इसे ना तो काटा जा सकता है, ना बाँटा जा सकता है। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। ये स्वतंत्र रूप से रह सकता है और नहीं भी रह सकता तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित भी करता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म अलग-अलग होते हैं। तो आपने समझा कि एटम्स क्या है, तो एटम्स एक ऐसा कण है कि जिसे न काटा जा सकता है, न बाँटा जा सकता है, जो स्वतंत्र रूप से केवल इधर-उधर घूमता रहता है या स्वतंत्र रूप से रहता है और नहीं भी रह सकता और ये रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अब देख लेते हैं हम अणु क्या है, यानी कि मॉलिक्यूल क्या है। साधारणतः हम देखते हैं कि अणु क्या है कि अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूहों से मिलकर बना होता है, जो आपस में रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे परमाणु ये हो गया, एक परमाणु ये हो गया। ये आपस में रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो 2 परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन के अणु जो है, ऑक्सीजन के अणु जो है वो मिल जाएँगे तो क्या बनेगा? O2 बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। इसी तरीके से अणु क्या है तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है जो आपस में रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु किसी तत्व यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, जो समान दशाओं में रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, दोनों के मध्य जो बंध होता है वो रासायनिक बंध होता है। तो इस बंध द्वारा ये मिलकर के बना होता है। ये किसी यौगिक या तत्व का सूक्ष्म कण माना जाता है। क्या माना जाता है? सूक्ष्म कण माना जाता है। ये सामान्य दशाओं में तो रह सकता है लेकिन ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता क्योंकि आपस में ये पूर्ण हो गया है। ये द्रव की अवस्थाएं यानी स्टेट ऑफ मैटर। द्रव 3 रूपों में होता है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव की ये अवस्थाएं इनमें उपस्थित अंतराणविक बलों और अंतराणविक स्थान की विभिन्नता के कारण होते हैं। तो इन्होंने बताया कि द्रव की जो 3 अवस्थाएं हैं, एक तो होता है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस। तो ये किस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है तो अंतराणविक बलों और अंतराणविक स्थान। जैसे 2 अणु रखे हैं, ये रखे अणु। ये बीच में जो दिख रहा है ये स्थान है इनकी। तो इस स्थान के आधार पर ही ठोस और द्रव और गैस में इन्हें माना जाता है। ठोस क्या है? द्रव की इस अवस्था में जो पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान होता है और निश्चित आयतन होता है और निश्चित आकृति होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे लकड़ी है, मेज है, पेन है, किताब है। ठोसों में अवयवी कणों के बीच अंतराणविक स्थान कितना होता है? बहुत कम होता है। लेकिन अंतराणविक बल बहुत प्रबल होते हैं। जो ठोस होते हैं उन अणुओं में ये जो गैप रहता है, ये बीच का गैप रहता है, ये बहुत कम रहता है, लेकिन इनका जो आपस में बंध है बहुत तीव्र तरीके से ये बंधे होते हैं, क्योंकि ये आसानी से ना तो टूटते हैं, ना इधर-उधर भागते हैं। तो अंतराणविक बल बहुत प्रबल होते हैं, इनमें जो परमाणु, अणु और आयंस गति नहीं कर सकते, मतलब बहुत मजबूत तरीके से बंधे रहते हैं। ये केवल अपनी मध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। ये सिर्फ दोलन ऐसे कर सकते हैं कि इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। मतलब दोलन कर सकते हैं लेकिन एक-दूसरे के जो ये बंध हैं, इनको तोड़ के भाग नहीं सकते। यही कारण है कि ठोस असंपीड्य होते हैं। नहीं, ठोसों को दबाया नहीं जा सकता है, ये कठोर होते हैं और एक निश्चित आकार, निश्चित आकृति बनाए रखते हैं। प्रबल बलों के कारण ये ठोस बहुत अधिक घने होते हैं और उच्च गलनांक वाले होते हैं, आसानी से ये पिघलते नहीं हैं। अब ठोसों का वर्गीकरण देख लेते हैं हम, तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस कौन होते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोसों को हम समझ लेते हैं।
क्रिस्टलीय ठोस ये क्रिस्टलों के अत्यधिक संख्या से बने होते हैं। क्रिस्टलों में अवयवी गुण क्रम सुव्यवस्थित होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, क्वार्टज, डायमंड और ग्रेफाइट। ये क्रिस्टलीय ठोस हैं जो कठोर होते हैं, परमाणुओं के मध्य जो बंध होते हैं वो प्रबल होते हैं और ये क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे आपका डायमंड हो गया, पेंसिल हो गया, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड हो गया और क्वार्टज। अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं? ये असमकृति के, इनकी आकृति नहीं होती, इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था क्रम होती है वो अनियमित होता है, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक। ये अक्रिस्टलीय ठोस हैं और इन्हें आभासी ठोस भी कहा जाता है और इन्हें अतिशीतल द्रव भी कहा जाता है, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको और जो इनके कण हैं पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में हम पढ़ लेते हैं, इस अवस्था में पदार्थों की प्रकृति निश्चित नहीं होती है। जो इसमें कण होते हैं इधर-उधर भागते रहते हैं। पदार्थों की जो आकृति है निश्चित नहीं होती है, जैसे आप पानी को ले लीजिए, तो पानी की कोई निश्चित आकृति नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब आयतन निश्चित होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि आयतन निश्चित होता है। जिस पात्र में ये रखे जाते हैं, उसकी आकृति ले लेते हैं। जैसे पानी आप गिलास में डालोगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, कटोरा में डालोगे तो कटोरे के आकार का हो जाएगा। जिस पात्र में आप डालोगे वैसे इनकी आकृति हो जाती है। तो इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन आयतन इनका निश्चित ही होता है। उदाहरण हम ले लेते हैं जल, तेल, दूध आदि। पात्रों की आकृति कुछ भी हो सकती है। स्थितियों में द्रव की ऊपरी सतह सदैव समतल रहती है। आकृति कुछ भी हो, लेकिन द्रव की जो ऊपरी सतह हमेशा समतल रहती है। द्रव क्या है? बहते हैं, अपनी आकृति परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए ये कठोर नहीं होते। इन्हें बहने वाला द्रव या फ्लूइड भी कहा जाता है। द्रवों में अंतराण्विक बल इतने प्रबल नहीं होते हैं कि वे कणों को प्रबलता से बांधे रख सकें। यही कारण है कि इसमें सघनता से संपीड़ है। यद्यपि बल इतने पर्याप्त होते हैं कि इनके कण एक दूसरे से वातावरण में पलायन नहीं करते। इनमें पर्याप्त गति होती है और इनका आयतन निश्चित होता है। द्रव हमने देख लिया, अब चलते हैं हम गैस की तरफ। ये गैस अवस्था है इसकी। तो इस अवस्था में जो गैस होती है या द्रव ये द्रव है, द्रव नहीं है, मैटर है। इस अवस्था में जो गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना ही इसका निश्चित आयतन है। जिस भी पात्र में हम इसे रखते हैं उसका आकार ये ग्रहण कर लेते हैं और उसी के आयतन ले लेते हैं। उदाहरण की तरह हम देख लेते हैं, वायु है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ये गैसीय अवस्था में आंतरिक आणविक बल इनके बहुत दुर्बल होते हैं। इनके जो बंध हैं ये बहुत दुर्बल होते हैं। आसानी से ये टूट जाते हैं, फिर दूसरे से बंध बन जाते हैं और इनका जो बीच का स्पेस है वो ज़्यादा होता है। अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है। यही कारण ये ठोस और द्रवों की अपेक्षा गैसों को संपीड़ किया जाता है, यानी दबाया जा सकता है। गैसें जिस पात्र में रखी जाती हैं उसी में ये बहती हैं। उन्हें भी तरल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गैसें गर्म करने पर ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक फैलती हैं, क्योंकि इनमें द्रव और ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक बल कमजोर होते हैं। तो गैसें क्या होती हैं? इनके जो अंतराण्विक बल कमजोर होते हैं और जो मध्य का स्थान होता है वो ज़्यादा होता है। जिस पात्र में इसे रखते हैं उसी पात्र का आकार व आयतन ये ले लेती हैं और इन्हें दबाया जा सकता है। ये आपका गैस हो गई।